हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 78th क्लास है जी अपनी। ये 4 सितंबर को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, शिफ्ट 2 में भी पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर था। तो ये दो पेपर पॉलिटिकल साइंस वाले हम कवर करेंगे, मतलब आज ये वाला और 79th क्लास में शिफ्ट 2 वाला हम कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन अगेन आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चा नया देख रहा हो, पहली बार ये क्लास देख रहा हो, सो ऑलरेडी 77 क्वेश्चन पेपर्स पेपर 1 के PYQs आपको चैनल पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आप सभी के सभी देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी फर्दर जून के एग्जाम से पहले भी हम जो है, अभी अगला जो 79 के बाद जो क्लास नंबर 80 शुरू होगी, वो आपके जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, वो हम कवर करेंगे। सो 95 क्लासेस आपको जो है जून के पेपर से पहले देखने को मिल जाएंगी पेपर 1 की PYQs की। ओके, तो टोटल 95 हो जाएंगे। आप जितनी मर्जी उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बच्चा बाद में देखे वो उल्टा देख सकता है, यानी 78 पहले देख लो देन 77, तो ऐसे आप रिवर्स में भी जा सकते हो ताकि मोस्ट रीसेंट पेपर आप पहले कवर कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। परसेंटेज दे रखी है, ए से लेके एफ तक इंसान पर्सन हैं। देन आपका ये फूड पे कौन कितना खर्च करता है, रेंट पे कितना खर्च करता है, तो ये उनकी एनुअल इनकम जितनी है उसमें से उसका परसेंटेज बता रखा है कि मान लो एक्स एनुअल इनकम है ए की, सो एक्स का 21.8% जो है वो फूड पे खर्च कर रहे हैं, 15% रेंट पे खर्च कर रहे हैं, 18.4 ट्रांसपोर्ट पे, क्लॉथ्स पे, एंटरटेनमेंट पे, और बचा कुचा मिसलेनियस वो 19%। ओके, सो ये चीजें आपको यहां मेंशन कर रखी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन फूड बाय सी एंड डी, तो सी और डी का फूड पे जो खर्चा है, ये सी का ये डी का, वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये एनुअल इनकम पूछ रहे हैं सी की डी की, और उसमें पूछ रहे हैं कि एनुअल इनकम ऑफ सी इज इतना परसेंट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ डी, यानी कि सी की एनुअल इनकम इज इक्वल टू कितना, x% लगा लो, x% ऑफ एनुअल इनकम ऑफ डी। तो पहले हमें सी और डी की एनुअल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो ऑब्वियसली मनी स्पेंड, यानी 24% इनकम का दे रखा है ऑलरेडी। सो हमें क्या करना है, मान लो हम सी की निकालना चाह रहे हैं, तो सी की जो एनुअल इनकम है उसका 24% इज इक्वल टू 1,44,000। ठीक है, सो ये ऑलरेडी दे रखा है, यहां से ये सी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही डी वाली में क्या दे रखा है, ये 18% हमें ऑलरेडी दे रखा है, 1,72,800। ठीक है, सो यहां से सी और डी कैलकुलेट कीजिए, यहां वैल्यूज को रखिए और ये एक्स की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करके बताइए। दैट्स इट। तो इतना तो कर ही सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। एनुअल इनकम जो है यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, 6,09,60 आ जाएगी, और 6,09,60 में से आप परसेंटेज निकालोगे तो 960 का 62.5% है 6 लाख। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एनुअल इनकम ऑफ ईच ऑफ 6 पर्सन इज ₹3 लाख, तो सबकी क्या है, 3-3 लाख बता दिए इन्होंने। देन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ इज मोर देन 41,800 बाई एग्जैक्टली कितने, यानी कि 3 लाख एनुअल इनकम है सबकी, 3-3 लाख। ओके, उसमें से कितने लोग जो हैं वो कपड़ों पे, क्लोथ्स पे 41,800 से ज्यादा खर्च कर रही हैं। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है कि मैं इन 3 लाख का ये सारा परसेंटेज कैलकुलेट करके देखूं। पॉजिटिव पॉइंट ये कि 3 लाख ही तो दे रखा है ना, तो मैं ये देख लेती हूँ कि 3 लाख का ये जो 41,800 है कितना परसेंटेज है, यानी कि 41,800 इज इक्वल टू x% ऑफ 3 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, यानी कि डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो अराउंड 13.9 आएगा। ठीक है, तो 13.9% से ऊपर कौन कौन खर्च कर रहा है वो देख लो। तो 13.9 से ऊपर 14 और 15% जो ये खर्च कर रहे हैं, ये लोग खर्च कर रहे हैं, यानी 2 ही लोग एग्जैक्टली ऐसे हैं जो 41,800 से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ओके, सो ये एक तरीका है। अदरवाइज 3 लाख का 12.5%, 15%, 11.2, 12, 14, ये परसेंटेज आप कैलकुलेट करो और देखो कि 41,800 से ज्यादा कौन खर्च कर रहा है। ओके, सो ये 2 ही आंसर आएंगे। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट यानी 2। नेक्स्ट है, इफ द एनुअल इनकम्स ऑफ बी एंड सी आर, तो एनुअल इनकम दे रखी है बी की और सी की, देन डिफरेंस क्या है जो वो खर्च कर रही हैं ट्रांसपोर्ट पे। तो ये है ट्रांसपोर्ट, ये है बी का, ये है सी का। सो ऑब्वियसली अब ये 4 32 का 22.6% कैलकुलेट कर लो, 5 28 का कैलकुलेट कर लो 14.8%, और आप उसका डिफरेंस बता दो। दैट्स इट,
इतना तो कर सकते हैं आप। ओके, सो इसको कैलकुलेट करके देखिए, आंसर बताइएगा मुझे कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। ओके, देन है जी इफ एनुअल इनकम ऑफ ईच ऑफ, हाँ, इफ एनुअल इनकम ऑफ ईच ऑफ सी एंड डी, तो सी की और एंड डी इज, तो दोनों की क्या है, ये है दोनों का ही इतना अमाउंट है, सी का भी और डी का भी। देन व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय सी ऑन रेंट एंड डी ऑन मिसलेनियस आइटम्स। सिंपल सी बात है, 8,40,000 है दोनों, सी भी इतना ही कमा रहा है 8,40,000 और डी भी 8,40,000 कमा रहा है। तो सी जो है वो रेंट पे जो खर्च कर रहा है और डी जो है वो मिसलेनियस पे जो खर्च कर रहा है। सो ऑब्वियसली 8,40 का आप जो है ये 16.3% निकालो, 18.6% निकालो और उसको ऐड कर दो। सो ये ऐड करके बताना मुझे कैलकुलेट करके कि क्या आता है, आंसर इसका थर्ड रहेगा। ओके, इफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड डी आर, तो मंथली इनकम दे रखी है इतनी और इतनी रिस्पेक्टिवली, देन अच्छा मंथली दे रखी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर एनुअल है, देन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय ए ऑन रेंट इज इतना परसेंट मोर देन दैट द अमाउंट स्पेंट बाय डी ऑन क्लोथ्स। तो देखो यहाँ आप ये मंथली मिस कर सकते हो और आप डायरेक्ट जो है ये 80,000 और 72,000 का जो है वो डायरेक्ट वहां से उसमें से परसेंटेज आप कैलकुलेट करो और फिर फर्दर सोल्व कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले इनको 12-12 से मल्टीप्लाई करो ताकि एनुअल इनकम आ सके। उस एनुअल इनकम का ए जो है वो रेंट पे खर्च कर रहा है 15%, डी जो कपड़ों पे खर्च कर रहा है दैट इज 12%। सो उस एनुअल इनकम का परसेंटेज कैलकुलेट करो, जो जो आंसर यहां परसेंटेज में आएगा रेंट और क्लोथ्स का। अब आप देखो कि जो रेंट का है वो कितने परसेंट मोर देन पूछा है, यानी जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का वो डिवाइड बाय किससे ज्यादा है, वो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो ये मोर देन वाली चीज करवा रखी है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन गलत नहीं होगा, तो आपका बिल्कुल इजी है, सही होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखना, आंसर आपका सेकंड आएगा। ओके जी, चलो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ Rupees 276 results in a discount of 8% on the marked price of an item. At what price should the item be sold to offer a discount of 13%? Exactly same question हमने लास्ट क्लास में भी किया था, या पता नहीं उससे लास्ट में, बट अभी रिसेंट में ही किया है, जिसमें सिर्फ आपके ये डिजिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम है, डिट्टो। सो सेलिंग प्राइस 276 है, यानी जब आपका डिस्काउंट 8% है, सो मान लो x उसका एक्चुअल प्राइस है और उस एक्चुअल प्राइस का 8% डिस्काउंट आपने दे दिया, तो 276 में आपने वो चीज बेची। ओके, अब किस प्राइस पे आप बेचोगे कि 13% का डिस्काउंट हो। सो ऑब्वियसली ये को टोटल अमाउंट निकालो, ये जो टोटल आएगा उसका 13% आप कैलकुलेट करो और उसमें x में से वो 13% माइनस कर दो। राइट, सिंपल है, कोई दिक्कत तो आनी चाहिए नहीं, इसमें करके देखना। ये देखो x में से उसका 8% माइनस किया तो 276 आ गया, यानी x की वैल्यू यहां से 300 आ गई। 300 का 13% कैलकुलेट करेंगे, सो इट्स लाइक 13% ऑफ 300, 20 से 2 3 13 39, यानी इतना डिस्काउंट दे दो। तो 300 के प्राइस के ऊपर 39 का डिस्काउंट आप देंगे तो 261 का जो अगर आप बेचेंगे तो आंसर आपका डी आ जाएगा। जब आप 261 का बेचेंगे दैट मीन्स आपने 13% डिस्काउंट दिया है। ओके जी, कोई दिक्कत इसमें बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो। आइडेंटिफाई द पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में था, उसमें नॉन पैरामेट्रिक पूछा था आपसे। ओके, सो उसमें भी पैरामेट्रिक ही पूछ रखा था आई थिंक, या पता नहीं इससे अगली क्लास में सेम क्वेश्चन आएगा। ओके, एनीवेज, सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बेसिक क्लासेस में करवा रखे हैं। सो टी टेस्ट और एफ टेस्ट, तो ये दोनों क्या है जी, पैरामेट्रिक है। एच टेस्ट और यू टेस्ट जो है आपके नॉन पैरामेट्रिक हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही नेक्स्ट क्लास में भी आएगा, तो ध्यान रखना। ओके, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये दोनों नॉन पैरामेट्रिक हैं, क्रुस्काल बेलिस का एच टेस्ट और मान विटनी यू टेस्ट। ओके, तो ध्यान रखना इसको। आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी तक जो क्लासेस थी किसी में क्वांटिटेटिव पूछ रखा है, किसी में क्वालिटेटिव पूछ रखा है। तो देखो आपको ध्यान हो तो उसमें जनरलाइजेशन था, हम क्वांटिटेटिव के लिए मार्क कर रहे थे, तो यहाँ जनरलाइजेशन नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली रहता है और वहां पे हम कॉन्टेक्स्ट को अनमार्क कर रहे थे कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं आता क्वांटिटी में। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, प्रोसेस रहेगा और डिस्क्रिप्शन रहेगा, जनरलाइजेशन नहीं रहेगा। सो बी को छोड़ के आपका आंसर ए सी डी आ जाएगा। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो जाएगी, स्पीशीज माइग्रेट करेंगी, चेंज होगा ओशन सर्कुलेशन में, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा और सी लेवल राइज कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो होने के चांसेस हैं जब आप बात कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। सो टेम्परेचर इंक्रीज जब होगा तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है किसी वाटर बॉडी में वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है, या फिर इनिशियली इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। तो देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की डिमांड है ना, यानी डिक्रीज है, कम हो रही है ना वहां पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है। सो डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होगी जी, तभी तो डिमांड बढ़ रही है उसकी। मतलब लॉजिकल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, बीओडी पढ़ते हैं हम। सो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब आप बात करते हो सो उसमें डिमांड बढ़ रही है, यानी कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वाज सेटअप ड्यूरिंग, तो कब सेटअप किया गया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं आपको ये क्वेश्चन आए, बट आपको अब पता हो क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुका है। ओके, सो ये 9th 5 ईयर प्लान जो है आपका आंसर रहेगा। 1996 में इसको जो है वो किया गया था, और अभी अगर आप देखोगे तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, IIM इंदौर। Which of the following are advantages of e-commerce for consumers? तो consumers के लिए e-commerce जो आप का डिलीवरीज करवाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो टाइप्स, so they save time by visiting website instead of store, टाइम बचा रहे हैं वो, आपका स्टोर पे नहीं जाना पड़ रहा ट्रेवल करके या चीजें करके। दे हैव लिटिल रिस्क ऑफ हैविंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरसेप्टेड, तो ये रिस्क है ना, ये तो एडवांटेज नहीं है फॉर श्योर, राइट। तो रिस्क नहीं पूछा हमसे, एडवांटेज पूछा है। देन है ओके, ABCD कर लो इनको ना, A, B, C और D। दे कैन चूज गुड्स फ्रॉम एनी वेंडर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है ये तो। दे कैन शॉप नो मैटर देयर लोकेशन टाइम एंड कंडीशन, तो वो किसी भी टाइम पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो B भी गलत है यहाँ पे, सिर्फ ACD आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सारे एडवांटेजेस हैं, बट ये रिस्क वाली बात डिसएडवांटेज है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर टर्म, ओके रॉन्ग टर्म बतानी है बेसिकली यहाँ। 125, 126, 124, तो देखो 126, 127, 128 नहीं होना चाहिए यहाँ, 123, 124, 125, तो बेसिकली यहाँ 128 होना चाहिए और फिर 122 आना चाहिए, जो हमें क्रमांक दिख रहा है उस हिसाब से। तो 129वां नंबर गलत है जी, ठीक है, आंसर आपका 4th हो जाएगा। Which fallacy is committed in the following argument? Ambassador cars have almost disappeared. Okay, this is an ambassador car, therefore this car has almost disappeared. So आप देखो हमने कंपोजिशन और डिवीजन दो फैलेसीज की हुई हैं। कंपोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, जो चीज पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो हम पूरे होल की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। जैसे हमने बोला था कि पॉइंट जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, और पॉइंट से ही आपकी लाइन बनती है, तो लाइन की भी कोई लेंथ नहीं होती। तो वो क्या था, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन था, ठीक है। यानी आपने ये पॉइंट्स जोड़ जोड़ के आपने एक लाइन बनाई कंपोज करके, और ये कंपोजिशन के तहत आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपकी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक थी वही आपने लाइन की कैरेक्टरिस्टिक बता दी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सभी एम्बेसडर कार्स की बात हो रही है और फिर आप एक सिंगल कार पे आ रहे हो, जो कि गलत है। दैट मीन्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो सबकी बता के और फिर जनरलाइज कर रहे हो उसको हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो दैट इज फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये मैंने फैलेसीज रिवीजन मैराथन में भी करवा रखी है, अगर आपने देखी होगी तो। ओके, The Union Government of India had in 2011 decided to establish a National Institute of Design in the state of, तो ये भी exactly आपको याद हो, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन, बट अभी के लिए आपको आंसर पता हो ताकि आगे आ जाए, तो आगे वाले पेपर में कभी आए तो आपको इसका आंसर पता हो। आंसर आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, असम और हरियाणा। ओके, हरियाणा या इनमें भी पर्टिकुलर ऑब्वियसली किसी जगह पे होगा। सो जहां तक मुझे ध्यान है ये डिजाइन का इंस्टीट्यूट ये इसमें है, रोहतक में है। बाकी ये हरियाणा में तो रोहतक में है, बाकी जगह पे आप बताइएगा। ओके, 7 पंप हैं, 10 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 20 दिन में एक टैंक को खाली कर देंगे। सो हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 5 पंप्स ऑपरेट टू एम्प्टी द टैंक इन 14 डेज, तो कितने घंटे और लगेंगे। सो ऑब्वियसली पंप, आवर्स और डेज, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और इक्वल रख सकते हो। तो 7, 20 और 10 इज इक्वल टू 1400, 5, 14 और x, तो x यहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेशंस को, टोटल वर्क को इक्वल रखना है हमने। तो हमारे यहां से क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, जो कि 20 घंटे आएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा।
ओके, इस तरीके के क्वेश्चन भी पहले आए हुए हैं. A marketing instructor wants to engage students by conducting live polls during an online lecture to gather an instant feedback on marketing strategies. तो इंस्ट्रक्टर जो है वो कौन से पोल्स का इस्तेमाल कर सकता है या कैसे डिस्प्ले कर सकता है, किन टूल्स का इस्तेमाल करके. अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी 2-4 क्लासेस तो भी आपको पता होगा. देखो, स्ट्रॉ पोल है, डेफिनेटली है, और कैम्टेसिया नहीं है. ये दोनों आए हुए नाम पिछली क्लास में शायद करवाया था मैंने, चेक करोगे तो मिल जाएगा. सो फॉर श्योर डी नहीं आएगा लेकिन सी आएगा. तो सी आएगा लेकिन डी नहीं आएगा. यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया. आंसर आपका बी और सी हो गया. इस तरीके से पिछले पेपर में आई हुई इंफॉर्मेशन यूज करके आप जो है किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं. तो ये पोल या बाकी चीजें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले कर रखा है, पीवाईक्यूज कवर कर रखे हैं, तो आपका फॉर श्योर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा. अडोब रीडर या इलस्ट्रेटर हमने पढ़ा हुआ है, तो पोल के लिए तो नहीं होगा ये. ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें आपने सुनी हुई होती है. फ्लिप ग्रिड भी हमने सुना हुआ है और पीवाईक्यूज में किया हुआ है कि क्या काम करता है. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे, तो आपको चीजें पता होंगी. एन IT giant company has its global education center. सो एक IT जाइंट कंपनी का ग्लोबल सेंटर जो है वो कहां पे, मैसूर आंसर रहेगा. इन्फोसिस का सेंटर खुला था ये. ओके, which of the following arguments is fallacious because of middle term being too narrow. रिपीटेड क्वेश्चन है, मिडल टर्म बहुत नैरो है. तो यानी पहले हम बोलते हैं माइनर टर्म, देन मेजर टर्म, देन मिडल टर्म. तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ये बहुत नैरो है. तो आप देखो, हम साउंड को इटर्नल बोल रहे हैं बिकॉज इट इज ऑडिबल. तो ऑडिबल सुनने तक ही लिमिटेड है, तो ये टर्म बहुत नैरो है. आंसर सेकंड हो जाएगा. ओके, Which of the following statements are logically equivalent? आता ही है ऐसा क्वेश्चन. कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स. तो ये यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया है जी. सिंपल सा बी और सी आपके क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है. ये चीज मैंने आपको करवा रखी है. ये देखो, कन्वर्जन, सम एस इज पी, सम पी इज एस. तो ये चीजें करवा रखी है. कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन. थोड़ा और इजी वे में करो तो ये लिख लो अपने नोट्स में. ये ए है. ए जहां पे भी स्टेटमेंट होगी उसका कॉन्ट्रापोजिशन और ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन तो सबका ही वैलिड है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा. ठीक है, और बाकी बचे हुए ए ई आई ओ है. सो ए और ओ में कॉन्ट्रापोजिशन और ई और आई में कन्वर्जन जो है वो इक्वली क्या देगा आपको, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा. ओके, Which of the following is not a disease caused due to exposure of ultraviolet rays? Experimental hazards due to ozone layer depletion. So ozone layer depletion होगा, वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी. तो कौन सी इनमें से डिजीज नहीं होगी? सो मेलेनोमा, एराइथेमा, टेराटोमा और कार्सिनोमा. कार्सिनोमा भी यूजुअली स्किन से ही रिलेटेड माना जाता है. कैंसर जो है, ये कैंसर्स के पार्ट टाइप्स दे रखे हैं. आंसर आपका टेराटोमा रहेगा. बाकी सारी जो है वो स्किन रिलेटेड चीजें आपको नजर आएंगी. टेराटोमा रेयर ट्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में हो सकते हैं वाली सिचुएशन, और ये कभी कैंसरस होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं चीजें. मोस्टली ये नहीं होते हैं या नॉन कैंसरस होते हैं, बट ये क्विकली ग्रो करते हैं, बट दे डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो कैंसरस वन जो है वो स्प्रेड करते हैं, उनको हम कैंसरस बोलते हैं. सो ये कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी, तो बहुत रेयर होते हैं. तो ये टेराटोमा जो है वो नहीं होगी डिजीज. किससे? अगर आप एक्सपोजर, यूवी एक्सपोजर की बात कर रहे हो. Which of the following statements are true regarding contrary position? So contrary, सब contrary, तो A, E, I, O ये contradictory होते हैं. ये और ये subaltern होते हैं. ये contrary हो गया, ये सब contrary हो गया. So contrary मतलब A और E statement की बात हो रही है. They cannot both be true. तो ये दोनों साथ में सही नहीं हो सकते. Obviously एक all की statement है और एक no वाली statement है, तो दोनों साथ में सही नहीं होंगे. दोनों साथ में गलत हो सकते हैं. ठीक है, ये बात ठीक है. दोनों साथ में सही नहीं होंगे, दोनों साथ में गलत हो सकते हैं. दे कांट बी फॉल्स. नहीं, ये तो गलत हो गया ना. दे कैन बोथ बी फॉल्स. साथ में गलत हो सकते हैं. इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स. ये बिल्कुल सही है. अगर एक सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत होगा ही होगा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी को स्किप कर दो, A C D हो जाएगा. ओके,
Relationship in which a less experienced learner acquires knowledge and skills under the guidance of an expert. उसको क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, कोग्निटिव लोड तो हो रहा है तो कहाँ आप सीख रहे हो ना एक्सपर्ट गाइडेंस में, या फिर कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, या फिर आपका कलेक्टिव मोनोलॉग। तो ये कॉन्सेप्ट भी करवा रखा है पीवाईक्यूज में। आंसर कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप रहेगा। इसकी एक साइकिल भी करवाई थी अगर आपको ध्यान हो तो। एब्रीवेशंस दे रखी हैं जी। अगर आपको एटॉल का भी पता है, एटॉल यूजुअली किस लिए यूज होता है रिसर्च में, कि ये चीज और उस ये लोग और ये मतलब एक इंसान का नाम और उसके साथ साथ बाकी अदर्स, तो ये अदर्स के लिए यूज होता है। तो सी का सेकंड आएगा। ये बेसिक से चीज भी आपको पता होना, आपका क्वेश्चन यही सोल्व हो जाता, आपको और कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट अब ऑब्वियसली आपको इनका मतलब भी पता हो, ताकि इनमें से भी कोई आए फर्दर तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा ये ANTE, ये है आपका बिफोर के लिए, देन CF है आपका कंपेयर के लिए, पैसिव है आपका हियर एंड देयर के लिए। ओके, देन आपके नंबर सिस्टम दे रखा है, LM रिप्रेजेंट्स दिस, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा, देन बड़ा बड़ा, ऐसे वाला। तो ये आपको ये ऑब्वियसली कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये आपको 4 की फॉर्म में दे रखा है, ये बाइनरी फॉर्म में दे रखा है, ये 6 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 4 वाला कन्वर्ट करके बता देती हूँ। आपको ऐसे ही वैल्यूज रखनी है, 4 की 1, 4 की 0 1, 4 की 2। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2 रखना है। इस तरीके से यहाँ पे 6 का 0 1 2 ऐसे क्यूब, स्क्वायर क्यूब ऐसे वहां जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 की 0 1, 4 एकम 4, 4 चौके 16। वैल्यू क्या है हमारे पास, 102 है, 102। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 4 0 0, 16 एकम 16, तो 16 प्लस 0 प्लस 2 18, तो ये 18 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 का कैलकुलेट करोगे, 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, कितनी वैल्यूज है, 3 और 2 5 है, तो 2 का 4। ओके, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 दूनी 4, 3 तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। वैल्यू क्या है 1, देन 3 0 1 2 3 0 और 1, तो यानी 16 एकम 16 और 1 एकम 1, तो 16 और 1 17, ये वैल्यू आ गई 17। चलो अब मैं करवा ही रही हूँ, करवा देती हूँ। ठीक है, 18 17, 6 का करेंगे तो 6 का 0, 6 का 1, 6 का 2, 6 6 36, 6 1, वैल्यू क्या है 3 0 1, यानी 36 एकम 36, 6 0 0 और 3 एकम 3, तो 36 और 3 39। ठीक है, देन 201 है 3 का, यानी 3 की 0, 3 का 1, 3 का 2, तो ये क्या हो गया 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 2 0 1, यानी 1 एकम 1, 3 0 0 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19। सो देख लो, बी, देन आपका ए, देन डी, देन सी, BADC, DADC फोर्थ आंसर। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करने हैं जी आपको ये। अगर यही चीज आपको डेसिमल में दे रखी हो तो आप कैसे सोल्व करोगे या कैसे उसको बाइनरी में लाओगे वो भी आपको पता हो। ओके, कन्वर्जन भी आ जाता है। चलो, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सिंपल, रैंडम, फॉर श्योर प्रोबेबिलिटी में है। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक भी nth सैम्पलिंग को बोलते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी में है। स्नोबॉल और पर्पसिव जो है वो किस में आ जाएंगे जी, नॉन प्रोबेबिलिटी में। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, C एंड D। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, करवा रखा था मैंने पीवाईक्यूज में, अगर आपने देखा हो तो। एपिसोडिक, सिमेंटिक, प्रोसीजरल, प्राइमिंग और कंडीशनिंग, ये सारे के सारे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं, ABCDE। ये देखो, ये चीज मैंने आपको करवाई थी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, उसमें सिमेंटिक, एपिसोडिक, प्रोसीजरल, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्राइमिंग सारी करवाई थी, पांचों की पांचों। देन रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, सारे नाम सुने सुने होंगे। रैंसमवेयर में रैंसम अमाउंट मांगते हैं, वो पैसे मांगते हैं आपसे। तो देख लो कहाँ पे ये रहा, मॉनिटरी पेमेंट, ये तो मॉनिटरी पेमेंट आ गया। देन स्पाईवेयर में वो क्या करेंगे, चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 3 और फर्स्ट, 3 और फर्स्ट, यहीं से ही आंसर आ गया आपका। वॉर्म जो है वो रेप्लीकेट करेगा, तो ये आपका फोर्थ आ जाएगा। ट्रोजन हॉर्स फिर आपका सेकेंड आ जाएगा। ओके, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर। तो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे जब आप अर्थक्वेक को देखते हो कि कितना मतलब डिस्ट्रक्शन या कितनी तबाही मचाई है उन्होंने, कितना जान माल का नुकसान हुआ है। सो रिक्टर, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और मर्कली, का आंसर मर्कली स्केल रहेगा। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, तो कॉनोटेशन, डेनोटेशन, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, डिक्रीजिंग डेनोटेशन, तो ये चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं, आई होप आपको पता हो। सो वर्टिब्रेट, मैमल, कैनाइन, लैब्राडोर, आपको ओवरऑल अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि कॉनोटेशन में, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं या इंटेंशन की। तो आंसर फर्स्ट रहेगा। ये चीज देखो, कॉनोटेशन में हम इंटेंशन की बात करते हैं, लेकिन डेनोटेशन में एक्सटेंशन की, बट हमसे इंक्रीजिंग कॉनोटेशन पूछा है। सो इंक्रीजिंग कॉनोटेशन इज लाइक इंटेंशन ना, हाँ, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन मतलब कॉनोटेशन ही होता है, इंक्रीजिंग डेनोटेशन मतलब डेनोटेशन ही रहेगा। ओके, सो कॉनोटेशन में क्या होता है, इंटेंशन होता है, यानी कि आप जो है क्या करेंगे, वर्टिब्रेट से लेके लैब्राडोर, मतलब आप अंदर 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 जाते गए, थोड़ा और नैरो चीज में जा रहे हैं। ओके, An internet standard that allows for adding media attachments to an email is called, तो उस इंटरनेट स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे, MIME, DHCP, HDMI, FTP। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो फॉर श्योर नहीं है, इतना तो आपको पता हो, ठीक है। ये हाई डेफिनेशन वाला भी आया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड में शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता था, वैसे नहीं होना चाहिए। सो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो इसका इस्तेमाल करते हैं जी हम, ठीक है। इंटरनेट स्टैंडर्ड जो कि अलाउ कर रहा है मल्टीमीडिया, बहुत सारे जो है अटैचमेंट्स ऐड करने के लिए। तो ये ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अब इन चारों की फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता हो आईसीटी के उससे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। द कंटेंट्स ऑफ स्वयंप्रभा चैनल 15 विद द थीम ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड बाय, थीम चाहे कोई भी हो, कंटेंट चैनल नंबर तो पता हो आपको, 11 के बाद आई थिंक 17 तक चैनल्स कौन संभाल रहा है, इग्नू दिल्ली, ठीक है। ये देखो 1 से 10 वाले चैनल सीईसी संभाल रहा है, तो सीईसी तो कट आउट हो गया, ठीक है। देन आपके 11 से 16, 17 नहीं, 11 से 16 तक इग्नू, 17 से 20 तक आईआईटी बॉम्बे, देन दिल्ली, गांधीनगर, कानपुर। तो ये गांधीनगर कानपुर वाली सिचुएशंस अभी नहीं पूछी गई हैं, या तो आपसे ये 40th चैनल पूछा जाता है, या 39th पूछ लिया जाएगा, या आपसे ये 11 to 16 वाले पूछ लिए, या फिर आपसे इनमें से चैनल्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। ओके, एटिक अप्रोच टू कम्युनिकेशन इज डैश इन कैरेक्टर, तो रेस्ट्रिक्टिव होता है, मैकेनिकल होता है, यूनिवर्सल होता है, या नॉन कल्चरल होता है। सो ये यूनिवर्सल होता है जी नेचर में। एटिक और एमिक दो अप्रोच होते हैं जब आप किस किस तरीके से स्टडी कर रहे हो। यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी या साइंस में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं और रिसर्च को हम किसी इनसाइडर पर्सपेक्टिव से समझ रहे होते हैं, तो उसको हम एमिक अप्रोच बोलेंगे, और आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं तो एटिक अप्रोच। अब आउटसाइडर का अप्रोच किसी भी कम्युनिटी या किसी भी चीज को लेके कैसा भी हो सकता है, तो उसको हम यूनिवर्सल मान के चलते हैं। हो सकता है इनसाइडर का पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप उसी रिलीजन से, उसी जगह से बिलोंग करते हैं, सो वो इनसाइडर का पर्सपेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव या अलग भी हो सकता है। ओके, बट एटिक जो अप्रोच है, जो आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव, उसको हम यूनिवर्सल मान के चलते हैं। Who among the following ancient scholars was a proponent of grammarian tradition? So grammar से related कौन सा है, गौतम कन्नड़ा, ईश्वर कृष्ण, या फिर भर्तृहरि? तो ये भर्तृहरि रहेगा आपका आंसर, आपका सेकंड रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्टेड डिग्री कोर्सेज इन, तो कौन से डिग्री कोर्सेज इन्होंने सजेस्ट किए हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, लॉजिक में, आर्ट म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन। तो ये तीनों जो है वो नए हैं जी, ये इन्होंने सजेस्ट किए कि इनमें डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। टू रिसर्चर्स ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम फॉलोइंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी, यानी वो अलग अलग तरीके से चल के भी एक ही पॉइंट पे पहुंचे हैं। सो वो एक पॉइंट पे पहुंचने को आप क्या बोलोगे, इंटररेटर वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, या टेस्ट रीटेस्ट? तो ये वर्ड कन्वर्जेंट से आप रिलेट कर सकते हो, कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है वो रहेगा। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज वर्ड ट्रेन जो है उसको VPCGP के नाम से आप कोड कर रहे हो, यानी TRAIN को VPCGP, यानी PQRST, U और V आपने यहां पे स्किप कर दिया, ठीक है। सॉरी, अच्छा U के बाद V, ठीक है, एक U स्किप कर दिया। Q स्किप करके आप उधर R तक पहुंचे हो, ए पे बाद बी स्किप करके सी तक पहुंचो, तो वही अगेन एरोज ऊपर नीचे चलते रहेंगे। प्राउड का आपको बताना है, PROUD, पहले वाले में नीचे की तरफ एरो है, तो P Q छोड़ के PQ R पे आप आ जाओ। देन R के बाद आप जो है R तक पहुंचना है ना, तो ऑब्वियसली ये उल्टा नहीं हो गया, P और यहां पे भी Q छोड़ के आप R तक चले गए, राइट है ना।
हाँ, ओ के बाद पी छोड़ के आप क्यू तक चले गए, ठीक है। ऊपर की तरफ जाओगे एबीसी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो एस टी छोड़ के यू तक गए, डी ई छोड़ के एफ तक आ गए, तो आंसर आपका ये साउंड कर रहा है, सेकंड रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए, a sum of money is equally divided among a number of children. Had there been 10 children less, each would have received 5 more. और अगर 10 बच्चे ज्यादा होते तो सबको 3 कम मिलता, अगर 10 बच्चे कम होते तो सबको 5 ज्यादा मिलता अमाउंट, ठीक है। तो ये सम टोटल मनी पूछा है आपसे, सम ऑफ द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हो। आपने टोटल मनी मान लिया ए था, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि मान लो टोटल सम एस मान लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एन मान लिए, ए अमाउंट हर बच्चे को मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशंस बना लो अब अपनी, तो टोटल सम किसके बराबर होगा, जितने जो है बच्चे हैं मल्टीप्लाई में जितने हर एक बच्चे को मिल रहा है, तो एन ए। ऐसे इन्होंने क्या बोला कि अगर एन बच्चे अगर 10 कम होते तो अमाउंट ए +5 हो जाता, और बच्चे अगर 10 ज्यादा होते तो ए -3 हो जाता। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारी यहाँ से। इन इक्वेशंस में अब इन दोनों को सोल्व कर लो, ये जो मल्टीप्लाई हमने किया है इनको सोल्व करके आप जो है इक्वल रखेंगे, देन बाद में इन दो इक्वेशंस को आप जो है ऐड करके, और ये इस तरीके से आप इस आंसर पे पहुंच सकते हैं। कुछ टफ नहीं है, ईजी है, आप पहुंच जाएंगे आंसर तक। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और टोटल बच्चे आ जाएंगे, तो बस उनको क्या कर दो आप, प्लस कर मल्टीप्लाई कर दो, ओके। आंसर आपका 600 आ जाएगा। देन है फर्दिनंद दी सौसरेज अप्रोच टू स्टडी ऑफ साइन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो देखो और कुछ नहीं भी पता, नाम तो स्टडी ऑफ साइन तो पता है ना। स्टडी ऑफ साइन को हम किस में जाते हैं, इंक्लूड करते हैं सेमियोलॉजी में, सेमियोटिक चीजें हमने पढ़ी हैं, ये वर्ड पढ़ा है हमने, ओके। According to Marshall McLuhan, examples of high definition media are high definition media, low definition media या फिर cool media, hot media हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको, पिछली क्लासेस में भी आ चुका, PYQs में भी आ चुका। आंसर बी, सी और डी रहेगा, ये स्लाइड मैंने करवाई हुई है आपको, ठीक है। ये मार्शल मैकलुहान के अकॉर्डिंग है। हॉट मीडिया को हाई डेफिनेशन मीडिया बोलते हैं, तो हॉट मीडिया में आप प्रिंट, फोटोग्राफ, रेडियो और मूवीज को याद रखें, और जो स्पीच, कार्टून, टेलीफोन, टेलीविजन ये हैं, ये आपके कूल मीडिया या फिर क्या लो डेफिनेशन मीडिया में आ जाएंगे, ओके। देन है जी, ये नाम दे रखे हैं, ये हो सकता है आपको ना पता हो, बट अब देख लीजिए इन नामों को सबको, और क्या क्या इनका आंसर रहेगा। रोलैंड बर्थिस, पायरे बोर्दे, देन आपका है एंटोनियो ग्रामसी, देन आपका जीन बॉड्रिलर्ड, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट स्टिल आंसर इसका 4th रहेगा। रोलैंड जो है वो मिथ से रिलेटेड है, पायरी जो है वो डोक्सा से, देन आपका एंटोनी जो है वो हेगेमोनी से, और जीन जो है वो साइमुलेशन से। जीन का याद रख लो एटलीस्ट, साइमुलेशन फिर भी आ सकता है। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, तो सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, ऐसे। सो ऑब्वियसली बात है, देखो ये क्या है, फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, मोशन पिक्चर या पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन। सो प्रेस पहले आई है, टीवी बाद में आया है, इतना तो श्योर है ना। तो सबसे पहले प्रेस आया, उस बेसिस पे ही आपका आंसर सेकंड हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेस, देन आपका ये मैकेनिकल कंप्यूटर आया है, देन सिंगल स्क्रीन मोशन पिक्चर एग्जीबिशन, देन आपका फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद बाइनरी कंप्यूटर्स आए हैं। मोबाइल गेम्स वर द फर्स्ट टू पॉपुलराइज, तो किस तरीके की रियलिटी को मोबाइल गेम्स ने क्या किया, पॉपुलराइज किया, विच यूजेज एन इमेज ऑफ एन एक्चुअल प्लेस और थिंग एंड एड्स डिजिटल इंफॉर्मेशन टू इट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है जी। आजकल आप देख रहे होंगे कि आपको अगर टीवी खरीदना है या आपको अगर फ्रिज खरीदना है, तो आप गूगल पे जाके वो बोलते हैं ना, सी इन योर रूम, आप अपने रूम में भी देख सकते हो उसको, ठीक है। सो दैट इज ऑगमेंटेड, कि वो रियल वर्ल्ड सेटिंग को इंक्लूड करने को या यूज करता है उस चीज को, ठीक है। सो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी जो है कैन कंट्रोल देयर प्रेजेंस इन रियल वर्ल्ड। सो आप उस रियलिटी के जो यूजर्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। आंसर ऑगमेंटेड। ये ऑगमेंटेड और वर्चुअल वाला क्वेश्चन भी पहले करवा रखा है मैंने। व्हाट इज द मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वीआईपी टॉपिक्स में भी करवाया था चीख चीख के कि मिशन और विजन दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रखो। तो मिशन क्या रहेगा, आंसर रहेगा 3rd, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव लाइट एट होम। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन है। एन इंग्लिश टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू
Create a multimedia presentation analyzing a novel's themes, characters, literacy devices. Which assessment method is most suitable to check the assessment method? अच्छा, मोस्ट सुटेबल टू चेक द रियल टाइम प्रोग्रेस. सो रियल टाइम प्रोग्रेस देखने के लिए देखो समेटिव तो नहीं है फॉर श्योर अगेन, ठीक है. ये आपका इप्सटिव भी नहीं है और नोम रेफरेंस भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे. सो ये भी ऑथेंटिक असेसमेंट में आएगा. आई थिंक लास्ट क्लास जो थी उसमें भी ऑथेंटिक असेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. ओके, देन अगेन अभी आपका काम शुरू होता है. यहाँ पे सोलली ये आपको दे रखा है क्या, आपका ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन. अब कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए, वीडियो को स्टॉप कीजिए हर एक क्वेश्चन के बाद और आप उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए. इसका आंसर फर्स्ट रहेगा. 47th क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. आंसर विल बी सेकंड. ओके, थर्ड, देन आपका ये 48th क्वेश्चन, वीडियो को रोकें, पढ़ें और आप जो है उत्तर देने की कोशिश करें. आंसर विल बी फर्स्ट. अगेन 49th, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि जिस बच्चे को जिस तरीके से इसको सोल्व करना हो वो कर सके. ओके, 49th का आंसर फोर्थ. लास्ट क्वेश्चन 50th, आप पैराग्राफ पढ़िए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए. ये आंसर आपका फर्स्ट रहेगा. ठीक है जी, ये आपका आज का पेपर हो गया. 79th पेपर हमारा रहता है, उसके बाद हमारे जैन वाले पेपर हम शुरू करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. टेक केयर. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.